हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ डेली करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल डेली करंट अफेयर क्लासेस पर। हमारे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो आइए चालू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया है। यह दिन लोकतंत्र के समुचित कार्य के लिए समाज के सभी सदस्यों की भागीदारी पर महत्व पर केंद्रित है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में पारित किए गए प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। पहली बार 2008 में इसे मनाया गया था। रॉबिन उथप्पा ने की क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा। उथप्पा ने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पदार्पण किया था और 46 एकदिवसीय और 13 टी20 मैच खेले। उथप्पा ने भारत के लिए 86 एकदिवसीय मैचों में 934 रन बनाए और 13 टी20 में 249 रन की भागीदारी दी। उन्होंने आईपीएल के सभी 15 सीजन खेले और टूर्नामेंट में 6 टीमों का प्रतिनिधित्व किया। खेल मंत्रालय ने किया एनटीपीसी और आरईसी के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर। खेल मंत्रालय ने 14 सितंबर 2012 को भारत में खेले गए विकास के लिए एनटीपीसी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत दोनों सार्वजनिक उपकरणों ने राष्ट्रीय खेल विकास कोष को 215 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। एनटीपीसी तीरंदाजी के विकास के लिए 115 करोड़ रुपए और रैक महिला हॉकी और मुक्केबाजी के लिए 100 करोड़ रुपए दिए। एनएसडीएफ की स्थापना 1998 में की गई थी। दार्जिलिंग चिड़ियाघर को घोषित किया गया भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर। दार्जिलिंग के पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। चेन्नई में अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क दूसरे स्थान पर है। उसके बाद कर्नाटक के मैसूर में श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन तीसरे स्थान पर रहा। रैंकिंग सूची केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सीजेडए द्वारा सितंबर 2022 को जारी की गई। दार्जिलिंग चिड़ियाघर की स्थापना 14 अगस्त 1958 को हुई थी। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति अगस्त 2012 में घटकर हुई 12.41%। 14 सितंबर 2022 को जारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण उत्पादों की कीमत में कमी के कारण डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति गिर गई है। थोक मुद्रास्फीति मई 2022 को 15.88% के रिकॉर्ड स्तर पर थी और अगस्त 2021 में 11.64% थी। 5 राज्यों में कई समुदायों को एसटी का दर्जा देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत कई आदिवासी समुदायों को अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसमें हिमाचल के सिरमौर क्षेत्र में रहने वाले हट्टी समुदाय, तमिलनाडु के नारिकुरावर और कर्नाटक के वेट्टाकुरुबु समुदाय को इसमें शामिल किया गया है। केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। भारत और मेडागास्कर ने किए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस और मेडागास्कर के विदेश मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। SSIFS एक प्रशिक्षण संस्थान है जहां भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। 14 फरवरी 2020 को संस्था का नाम बदलकर सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस कर दिया गया था।
भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च की बीएलओ ई पत्रिका। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने एक बीएलओ ई पत्रिका जारी की है। इसका उद्देश्य बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ के साथ सीधा संवाद स्थापित कर सकेंगे। इसका आयोजन आयोग द्वारा देश भर के बीएलओ के साथ इस तरह का पहला सीधा संवाद था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और ईसीआई की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। डेविस कप के पूर्व कप्तान नरेश कुमार का हो गया है निधन। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान नरेश कुमार का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इन्होंने 1952 में डेविस कप के लिए पदार्पण किया और रिकॉर्ड 101 विंबलडन मैच खेले। उन्होंने अपने करियर में 5 एकल खिताब जीते हैं। वह 2020 में द्रोणाचार्य लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले टेनिस कोच बने हैं। फीफा अंडर 17 महिला क्रिकेट विश्व कप में गारंटी पर हस्ताक्षर करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। भारत 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक नवी मुंबई, गोवा, भुवनेश्वर में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। प्रतियोगिता में 16 देशों की टीम भाग लेगी। 2017 में भारत ने 6 अलग अलग स्थानों पर फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप भारत 2017 की सफलतापूर्व मेजबानी कर चुका है। भारत निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्राधिकरणों को संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के अनुसार 324 के तहत इसकी भूमिका और दायित्वों का उल्लेख किया गया है। स्थापना इसकी 25 जनवरी 1950 यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्य चुनाव आयुक्त ईसीसी राजीव कुमार हैं और प्रथम सीईसी सुकुमार सेन थे। यूनेस्को विशेषज्ञ ने हॉलीवुड में होयसल मंदिर का किया दौरा। स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के एक विशेषज्ञ टियोंग कियाम बूम ने 14 सितंबर 2022 को कर्नाटक के हॉलीवुड में होयसाल मंदिर का दौरा किया। होयसाल संरचना संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की संवैधानिक सूची में शामिल है। यह भगवान शिव को समर्पित 12वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। हेमंत सोरेन ने रांची में झारखंड खेल नीति 2022 का किया शुभारंभ। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के रास्ते की बाधाओं को कम करना है। 5 साल की अवधि के लिए बनाई गई खेल नीति झारखंड में इस तरह की दूसरी नीति है। पिछली बार ऐसी नीति 2007 में बनाई गई थी। कन्नड़ भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाएगा कर्नाटक। कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक का उद्देश्य कन्नड़ को प्राधान्यता देने के प्रयासों को और सुदृढ़ करना है। राज्य में पहली बार विधिक कानून बनाया गया है जिससे कन्नड़ भाषा को अनिवार्य बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य भाषा और उसके उपयोगकर्ता की रक्षा करना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार ने कन्नड़ भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून ला रही है। कर्नाटक ने शुरू किया ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस नौकरियों में आरक्षण। भर्ती 3484 पदों के लिए होगी, जिसमें 79 पद थर्ड जेंडर समुदाय के लिए आरक्षित है। इसके अलावा कल्याण कर्नाटक उम्मीदवारों के लिए भी 420 पद आरक्षित किए गए हैं। कल्याण कर्नाटक एक जिला क्षेत्र है जो निजाम क्षेत्र का हिस्सा था। G20 के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। G20 या ग्रुप ऑफ 20 19 देशों के और यूरोपीय संघ से मिलकर बनाया एक अंतर सरकारी मंच है
2022 तक समूह में 20 सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, जापान, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई और इसके अध्यक्ष जोको विडोडो हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया स्वच्छता पोर्टल। कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 सितंबर 2022 को विशेष अभियान 2.0 के लिए स्वच्छता पोर्टल लॉन्च किया है। अभियान 2 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। इस अवसर पर मंत्री ने विशेष अभियान की जुलाई प्रगति रिपोर्ट और अगस्त 2022 की CPGRAMS मासिक प्रगति रिपोर्ट जारी की है। राचेल हेंस ने की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों से संन्यास की घोषणा। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर राचेल हेंस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह राज्य क्रिकेट से भी संन्यास ले रही हैं। हालांकि वह विमेन बिग बैश लीग में सिडनी थंडर के लिए एक और सीजन खेलेंगी। इन्होंने 2009 में पदार्पण के बाद तीनों प्रारूपों में 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3818 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के लिए 6 वैश्विक खिताब जीते। स्मार्ट ग्राम पंचायत पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 15 सितंबर 2022 से लखनऊ में स्टार्ट विलेज पंचायत एम्प्लॉय रूरल कम्युनिटीज़ लिविंग नो वन बिहाइंड पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। साझेदार संस्था GIZ के सहयोग से उत्तर प्रदेश के पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग द्वारा तैयार किया गया ई-लर्निंग मॉडल लॉन्च किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर प्रशिक्षण मॉड्यूल भी जारी किया गया है। एयर इंडिगो बदलेगा बिहान के रूप में। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया की घोषणा के अनुसार इसे बिहान के रूप में पुनः ब्रांडेड किया जाएगा। इसे बिहान.ai नामक एक समग्र परिवर्तन योजना का भी अनावरण किया गया। अगले 5 वर्षों में एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय मार्गों में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी को कम से कम 30% तक बढ़ाने का प्रयास करेगी। फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास अनुमान को 7% तक कम कर दिया गया है। फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के GDP विकास दर को 7.4 के अनुमान से घटाकर 6.7% कर दिया है। एजेंसी ने यह भी अनुमान लगाया कि 2022 में विश्व GDP 2.4% और 2023 में केवल 1.7% तक बढ़ेगी। भारत ने कोलंबो में नेपाल को 4-0 से हराकर जीता SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब। फुटबॉल में भारत ने 14 सितंबर 2022 को कोलंबो में आयोजित हुई फाइनल में नेपाल को 4-0 से हराकर SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। भारत के कप्तान बनलाल लपेका गुइटे को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन खिलाड़ी चुना गया, जबकि गोलकीपर साहिल ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुनः खिताब जीता। भारत ने 31 अगस्त 2019 को नेपाल को 7-0 से हराकर यह खिताब जीता। इंजीनियरिंग दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पूर्व मैसूर साम्राज्य के दीवान इंजीनियरिंग राष्ट्रीय मुंडल विश्वविद्यालय की जयंती पर मनाया जा। मैसूर में कृष्ण राजा सागर बांध का निर्माण, डेक्कन पठार की सिंचाई प्रणाली की स्थापना, सर एम विश्वविद्यालय की कुछ प्रसिद्ध उपलब्धियां इसमें प्रसिद्ध हैं। विनेश फोगाट ने जीते विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक। उन्होंने स्वीडन की एम्मा मैग्रेन को हराया। यह चैंपियनशिप में उनका दूसरा कांस्य पदक है। उन्होंने इससे पहले कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित हुए टूर्नामेंट के 2019 संस्करण में पोडियम पर स्थान अर्जित किया था। मिशन अमृत महोत्सव के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश अव्वल। 8,462 अमृत महोत्सव के निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश मिशन अमृत सरोवर के सर्वोत्तम
कार्यान्वयन के साहसिक स्थान के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी जिला 256 अमृत सरोवर के साथ शीघ्र पर उभरा है। अमृत सरोवर परियोजना 24 अप्रैल 2022 से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य नए जल निकायों और निर्माण और पुराने निकायों के कायाकल्प के माध्यम से जल को संरक्षित करना है। झारखंड ने SC ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर किया 77%। झारखंड सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सदस्यों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य कैबिनेट ने OBC सरकार को मौजूदा 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। 15 सितंबर 2022 को यह राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों के निर्धारण के लिए 1932 भूमि रिकॉर्ड का उपयोग करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का हुआ शुभारंभ। तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई, जिसकी लागत 33.56 करोड़ रुपए है। उन्होंने मुदूर के सिम्माकल में निगम प्राथमिक विश्वविद्यालय अथिमूलम में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 1.14 लाख बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। कुतुबशाही मकबरों का जीर्णोद्धार। नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री KT रामाराव ने कुतुबशाही मकबरों को बहाल करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य हैदराबाद के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत का टैग प्राप्त करना है। कुतुबशाही मकबरे भारत के हैदराबाद में प्रसिद्ध गोलकुंडा किले के करीब इब्राहिम बाग उद्यान परिसर में स्थित है। इनमें कुतुबशाही वंश के विभिन्न राजाओं द्वारा निर्मित मकबरे और मस्जिद शामिल हैं। रामकृष्ण मिशन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। इसका उद्देश्य भारतीय आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है। संत रामकृष्ण के जीवन में सन्निहित वेदांत की शिक्षाओं का प्रसार करना और भारतीय लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार करने का इनका उद्देश्य है। गठन इसका 1897 में किया गया था। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी हैं। इसका मुख्यालय बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद हैं। डिजिटल एड्रेस के साथ इंदौर बनेगा देश का पहला स्मार्ट सिटी। समझौता ज्ञापन के अनुसार इंदौर में सभी सरकारी एजेंसियों और आपातकालीन सेवाओं द्वारा पता ऐप का उपयोग किया जाएगा। पता एक संक्षिप्त और विशिष्ट कोड है जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट जियो टैग की जगह खोजने में मदद करेगा। सीमा पर तैनात होगी BSF की पहली महिला ऊंट सवार दस्ता। BSF की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात कर दिया गया है। यह दस्ता दुनिया में अपनी तरह का पहला दस्ता होगा। यह 1 दिसंबर 2022 को पहली बार BSF स्थापना परेड में भाग लेगा। BSF भारत का प्राथमिक सीमा रक्षक बल है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इसके महानिर्देशक पंकज कुमार सिंह है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना ने कश्मीर में मानसवल झील पर नौसेना प्रशिक्षण क्षेत्र को किया पुनर्जीवित। 33 वर्षों के बाद कश्मीर के गांदरबल जिले में मानसवल झील पर नौसेना प्रशिक्षण क्षेत्र को पुनर्जीवित किया गया है। जम्मू कश्मीर के लगभग 100 NCC कैडेट प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। सुरक्षा स्थिति को बिगाड़ने के कारण 1990 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र में प्रशिक्षण को निलंबित कर दिया गया था। NCC की स्थापना 1948 में की गई थी और इसके संस्थापक HN कुंज हैं।
जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के डैशबोर्ड का किया उद्घाटन। इसे डीएसटी द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं, योजनाओं, छात्रवृत्ति और फेलोशिप के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। यह डैशबोर्ड के माध्यम से प्रत्येक राज्य में किसी भी समूह के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों में से प्रत्येक का विवरण वास्तविक, मानसिक और आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया है। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने और इसे संरक्षित करने के संभावित समाधान खोजने के लिए मनाया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक प्रकार की ढाल के रूप में कार्य करती है और इसकी पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन की स्थापना 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई है। वर्ष 2022 की थीम पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग है। जोआओ लोरेको फिर से अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। 68 वर्षीय लोरेको ने राजधानी लुआंडा में अंगोला की पहली महिला उपाध्यक्ष एस्पराका दा कोस्टा के साथ शपथ ली। 24 अगस्त को हुए चुनाव में सत्ताधारी एमपीएलए पार्टी ने 2020 सदस्य सदन में 51% वोट और 124 सीटें हासिल की थी। अंगोला दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी गई है। 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब विजेता और महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर ने पेशेवर टेनिस में संन्यास की घोषणा की। सितंबर 2022 में होने वाला लेबर कप का उनका अंतिम एटीपी टूर्नामेंट होगा। अगर खिताब 2003 से 7, 19, 2009, 12, 17 जीत चुके फेडरर विंबलडन के सबसे सफल खिलाड़ी हैं। उन्होंने आखिरी बार 2018 में ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। केंद्र ने असम सरकार और 8 आदिवासी समूहों के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौते पर दस्तखत के करीब 1100 लोगों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। जनवरी 2020 में केंद्र ने 50 साल से अधिक पुराने बोडो संकट को समाप्त करने के लिए असम सरकार और बोडो प्रतिनिधियों के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का किया अनावरण। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दर्शन के अनुसार बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद है और इसकी स्थापना 1897 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अडानी समूह के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अडानी समूह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। इसकी स्थापना गौतम अडानी ने 1988 में प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के साथ कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय के रूप में की थी। 50 देशों में 70 स्थानों में संचालित के साथ समूह का वार्षिक राज्य $20 बिलियन से अधिक है। इसके विविध व्यवसाय में बंदरगाह प्रबंधक, विद्युत ऊर्जा उत्पादन और परिष्करण आदि शामिल है। एसबीआई 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाला तीसरा भारतीय ऋणदाता बना। 14 सितंबर 2022 को भारतीय स्टेट बैंक 5 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप करने वाला तीसरी ऋणदाता और 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक के साथ एसबीआई एकमात्र तीसरा बैंक है जिसका मार्केट कैप 5 ट्रिलियन रुपए से अधिक है। भारत के सबसे बड़ी निजी बैंक एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 8.3 ट्रिलियन रुपए है। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप 6.33 ट्रिलियन है। नितिन गडकरी ने किया ग्वालियर में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन। मध्य प्रदेश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्वालियर में 1128 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस परियोजनाओं
की कुल लंबाई 222 किलोमीटर है। 6 लेन के आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। अमेरिका ने की यूक्रेन को 60 करोड़ रुपए डॉलर के हथियार पैकेज देने की घोषणा। पैकेज में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, नाइट विजन गॉगल्स, क्लेमेंट माइंस माइनिंग क्लियरिंग इक्विपमेंट, 105 mm आर्टिलरी राउंड और 155 mm प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी राउंड शामिल है। वाशिंगटन ने कीव सरकार को करीब 15.1 अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता भेजी है। यूपीएल गुजरात में क्लीन मैक्स के साथ मिलकर करेगा हाइब्रिड सौर पवन परियोजनाओं की स्थापना। क्लीन मैक्स एनवीरो एनर्जी सॉल्यूशन बिजली कंपनियों के तहत परिकल्पित कैप्टिव मॉडल के तहत एक हाइब्रिड 28.05 MW सौर ऊर्जा, 33 MW पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विकास और रखरखाव करेगा। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अंगान 2022 की आयोजन किया गया। मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स नामक 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंगान 2022 ऑर्गेमेंटिक नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट का 14 सितंबर 2022 को शुभारंभ किया गया। स्विस एनर्जी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन SDC के सहयोग से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अंगान 2.0 का आयोजन किया गया। यह इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट के तहत आयोजित किया गया। भारत पेट्रोनास इको पेट्रोल के साथ करेगा तेल आपूर्ति समझौता। भारत ब्राज़ील के पेट्रोली ब्रासिलिरो एसे पेट्रोनास से कम 2 बिलियन टन कच्चे तेल और कोलंबिया के राज्य द्वारा संचालित इको पेट्रोल एसे से 1.1 मिलियन टन कच्चे तेल की खरीद के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा राज्य आयातक है। नई दिल्ली सरकार पहली बार पेट्रोनास के साथ एक दीर्घकालिक आपूर्ति सौदा कर रही है, जो उत्पादन बढ़ाने वाली कुछ वैश्विक तेल कंपनियों में से एक है। एक्सिस बैंक के पूर्व ईडी पिल्ले मंडल बने सीएसबी बैंक के सीईओ। सीएसबी बैंक में शामिल होने से पहले मंडल एक्सिस बैंक में कार्यकारी निदेशक और खुदरा बैंकिंग के रूप में प्रमुख थे। मंडल 2020 को सीएसबी बैंक में खुदरा एसएमई संचालन और आईटी के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए हैं और उन्होंने 17 फरवरी से डिप्टी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना और एमिटी विश्वविद्यालय के बीच हुआ एक समझौता। समझौते के प्रावधानों के अनुसार एमिटी यूनिवर्सिटी भारतीय नौसेना के लिए विशेष डोमेन जैसे 5G टेक्नोलॉजी, कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन, AI आदि में अनुकूलित पाठ्यक्रम संचालित करेगी। इसके अलावा ये पाठ्यक्रम सेवा में अधिवक्ता निधि प्राप्ति के बाद नौसेना कर्मियों के बेहतर प्लेसमेंट को सुनिश्चित करेगी। अंबेडकर एंड मोदी शीर्षक से प्राप्त हुआ विमोचन। सितंबर 2022 में नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन, कार्यों और उपलब्धियों को दर्शाती है। पुस्तक को ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संकलित किया गया। राज्यसभा सांसद इलैयाराजा द्वारा लिखित एक प्रस्तावना डॉक्टर अम्बेडकर के कार्यों की एक बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जेफ बेजोस को पछाड़ गौतम अडानी बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर। अब वह टेस्ला के CEO एलोन मस्क से पीछे हैं, जो 273.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार 16 सितंबर 2022 तक अडानी की कुल संपत्ति 155.7 बिलियन है, जो 5.5 बिलियन डॉलर या लगभग 4% बढ़ी है। और यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। हमारी क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें ताकि बच्चों को डेली करंट अफेयर मिलता रहे। तो चलिए यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।